एक नई पहल लेके हम आए हैं। एनसीईआरटी जो हमारा बेस होता है, कहीं भी कुछ भी काम करते हैं पहले हमको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो आज एनसीईआरटी आपकी जो मैं कवर करने आया हूँ। शुरुआत में एनसीईआरटी विज्ञान की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज जो चैप्टर है वह है जीवन की उत्पत्ति। इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। पहला है जीवन की उत्पत्ति, लाइफ, origin of life. Again, good morning and all of you. क्लास, जैसे कि हम जानते हैं विज्ञान, साइंस किसी विषय का क्रमबद्ध सुसंगठित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित जो अध्ययन है वो हम विज्ञान के अंदर करते हैं। साइंस हो गया। साइंस से मेन आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी इसको प्रकृति विज्ञान की 3 शाखाओं में बांटा गया है। प्रकृति में 3 शाखाओं में बांटा है, शायद देख लीजिए। नंबर 1 भौतिकी, नंबर 2 रसायन, नंबर 3 जीव विज्ञान। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की 2 शाखाएं हो जाएंगी। बायोलॉजी की 2 शाखाएं होंगी। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 1 बॉटनी। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। तो जूलॉजी जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है जूलॉजी, और जिसमें वनस्पतियों पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है बॉटनी। जबकि बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अगर पेड़ पौधे वनस्पतियों के उद्भव, विकास, भौतिक गुण, जैविक, कोशिका संरचना और व्यवहार सभी का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन बायोलॉजी की मुख्य 2 शाखाएं होती हैं, एक जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। फिर उसके अलावा और शाखाएं बढ़ती जाएंगी, मेन 2 होती हैं। अब आते हैं शुरुआत में से बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। लिखा हुआ है ग्रीक भाषा के 2 ठीक। ग्रीक भाषा अंदर 2 शब्द आते हैं। पहला आता है बायोज, दूसरा था लेगस। बायो BIOS, बायोज हो गया, प्लस लॉगस LOGOS। ठीक। बायो का अर्थ होगा लाइफ, जो जीवन, लॉगस का स्टडी, अध्ययन। था जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी हो जाता है। और बायोलॉजी शब्द किसका है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टेरविनस ने 1802 में किया था। लैमार्क और टेरविनस ने 1802 में इसका प्रयोग किया। ठीक है। किसका? बायोलॉजी शब्द का। ये कहाँ से लिया गया? ग्रीक भाषा से। प्रयोग कब हुआ? लैमार्क और टेरविनस ने 1802 में किया था। ठीक है। लैमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और टेरविनस जर्मन वैज्ञानिक थे। यहाँ पे अलग कंट्री से हैं। ठीक है। लैमार्क क्या है? लैमार्क कौन से हैं? फ्रांसीसी हैं। और टेरविनस कौन से हैं? जर्मन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1802 में कहाँ प्रयोग किया? बायोलॉजी शब्द का, ग्रीक भाषा शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिला बना, बायो प्लस लेगस। ठीक। यानी लाइफ का, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहता है। बायोलॉजी के अंतर्गत 2 होंगे, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी की फादर कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस। अब जैसे बॉटनी ग्रीक भाषा बॉस्किन जिसका अर्थ है चरना। बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा बॉस्किन से लिया गया है, जिसका अर्थ है चरना। वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस इसके फादर माने जाते हैं। शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने अपनी ये श्रेय क्यों मिलता है उनको? क्योंकि जो उनकी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लेंटारम, जिसमें उन्होंने तब 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक जब फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, यहाँ पर ध्यान देने पर फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। क्यों है?
इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेनेटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। और बास्किन, बास्किन बॉटनी का शब्द है बॉस्किन, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है चरना। इस प्रकार हो गया। अब आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का कहेंगे और जूलॉजी की भी मिले। अरस्तु को जीव विज्ञान के क्षेत्र में गहन अध्ययन और विज्ञान की शाखा के रूप में जीव विज्ञान को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। अरस्तु ने क्या वर्णन किया? 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। और थियोपेस्टस ने क्या किया? हिस्टोरिया प्लेनेटारम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। हिस्टोरिया प्लेनेटारम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। किसने? थियोपेस्टस ने। और अरस्तु ने क्या किया? हिस्टोरिया एनिमिलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे अब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। अनेक परिकल्पनाएं होती रही मनुष्य पृथ्वी पर कैसे आया, इसके बारे में समय समय पर अनेक परिकल्पनाएं होती रही, अनेक खोजें होती रहीं। आज उनके बारे में हम क्रमबद्ध अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, इसमें चलता गया। प्राचीन काल में प्रहलाद थी। आधुनिक तो मानता है कि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर से हुई, अपने ग्रह से हुई, और कुछ जीवित वायुमंडल, कुछ जीव पदार्थ थे जो मिलकर एक नए जीवन का पर्याय बने। लेकिन प्राचीन में कुछ परिकल्पनाएं थीं, आज उन पर भी हम बात कर लेंगे। इससे पहला था स्वतः जननवाद का सिद्धांत, जहाँ पर मैं आपको लेता हूँ। इस परिकल्पना के अनुसार जीव अपने आप स्वतः उत्पन्न होते थे। इसमें पहला था सिर्फ कुछ विद्वान या दार्शनिक पर जन्म में विश्वास करते थे। मान लीजिए कुछ मछलियाँ तालाब के कीचड़, बालू में तथा कीट पतंगे पत्तियों पर पड़ी ओस से अथवा जंतुओं के रोम, मांस अथवा ऊसरी पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। पहले मतलब मछलियाँ तालाब में, बालू में, कीट पतंगे पत्तियों पर पड़ी ओस के कारण, जंतुओं के रोए, मांस में आदि में, ये अपने आप में स्वतः मैंने सेल्फ अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ये स्वतः जननवाद की परिकल्पना थी। 7वीं शताब्दी में धारणा प्रचलित थी कि ध्रुव प्रदेश से हंस की उत्पत्ति वृक्ष पर लगे हुए फलों से और विभिन्न प्रकार के जंतुओं से, सांप, खरखजूरा, सड़े गले लकड़ी के लट्ठों से पैदा हो जाते हैं। अरस्तु के लगभग 2000 वर्ष बाद के वैज्ञानिक भी स्वतः जननवाद को मानते हैं। वान हेलमैन का विचार था कि मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के बालों एक साथ रख देने पर 21 दिन में चूहे उसका उत्पन्न होते हैं। वान हेलमैन जो वैज्ञानिक थे, उनका विचार था कि अगर गेहूं के दाने या गेहूं की बाली मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज में लपेट के रख दी जाए, 21 दिन बाद उसमें चूहे अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। हेलमैन हल्के ख्याल में नहीं थे, अच्छे वैज्ञानिक थे, लेकिन इनका उतना जनवाद पर यह विश्वास था अगर मनुष्य से पसीने की भीगी कमीज में गेहूं की बाली रख दी जाए, 21 दिन के बाद इसमें स्वतः जनवाद के अनुसार चूहे अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। ये होगा जनवाद। फिर आवा नंबर 2 पर जीवांत, जीव उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। जीव की उत्पत्ति जीव से संभव है। 17वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को रेड्डी ने प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर दिया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव वस्तुओं से नहीं। इस परिकल्पना को ही जीवांत जीव उत्पत्तिवाद कहते हैं। रेड्डी के बाद अन्य वैज्ञानिकों ने जैसे लेजेरो स्पेलेंजी तथा लुई पाश्चर
लुई पाश्चर के अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। इस परिकल्पना को ही जीवान जीवोत्पत्तिवाद कहते हैं। इन्होंने इस कथन की पुष्टि भी की। इन्होंने रेड्डी का प्रयोग, फ्रांसिस्को रेड्डी थे, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। नंबर 4 हो गया है। रेड्डी ने मांस का उबला हुआ थोड़ा टुकड़ा लिया और 3 बड़े बड़े जार लिए। उन्होंने जार के बोतलों को, पहली बोतल को उसने खुला छोड़ दिया, में मांस का टुकड़ा तीनों में रख के एक को खुला छोड़ दिया, दूसरे पर पार्चमेंट पेपर का कागज़ लगा दिया, तीसरे पर पतला कपड़ा बांध दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने तीनों बोतलों का निरीक्षण किया। पहली बोतल में कीट व मक्खियाँ उत्पन्न हो गई थीं। दूसरी और तीसरी बोतल में किसी प्रकार का कीट या मक्खी नहीं थी। इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मांस के लार्वा स्वतः उत्पन्न नहीं होते। अगर स्वतः होते तो पार्चमेंट पेपर वाले में भी और कपड़े वाले में भी उत्पन्न होते, परंतु ऐसा नहीं था। मक्खियाँ मांस पर अंडे देती हैं, जिससे अन्य मक्खियाँ पैदा होती हैं। ये रेड्डी का प्रयोग था, जो बहुत बड़ी सफलता थी। ये इन्होंने जीवाद जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया, जो काफ़ी दिन तक रहा। फिर उसका आता है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिकों का विचार था कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से हुई, जहाँ से बीजाणु साधारण कणों के रूप में पिंडों के साथ पृथ्वी पर आए। रिचर्डर, एरहेनियम और होयल। रिचर्डर, एरहेनियम, होयल 1950 वैज्ञानिकों ने इस पर अधिक बल दिया, परंतु इसके स्वीकार कर लेने से मूल प्रश्न जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये कन्फर्म नहीं हो पाया था। ब्रह्मांडवाद में ही मनु और शत्रुपा की कहानी प्रचलित है कि वो प्रथम पुरुष थे, वो प्रथम महिला थी, जिनके बाद सारी संतानें उत्पन्न हो गई। ये ब्रह्मांडवाद सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। अब इसके बाद लेकिन ब्रह्मांडवाद सिद्धांत के बाद भी ये क्लियर नहीं हुआ जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया। प्रारंभ में सरल रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित हुए। जीवन के आगमन के पूर्व आदिकाल में पृथ्वी पर केवल रासायनिक पदार्थ ही थे। जीवित प्राणियों का विकास इन्हीं रासायनिक पदार्थों के संगठन से हुआ है। इस संबंध में रूसी जैव रसायन वैज्ञानिक A.I. ओपरिन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने 1936 में जीवन की उत्पत्ति पर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। A.I. ओपरिन का प्रयोग जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया, उसमें सिद्ध किया कि जो प्राचीन समय पृथ्वी बहुत गर्म थी और पानी बरसता है, फिर भाप बन जाता है, फिर इस प्रकार पृथ्वी ठंडी होती गई। करोड़ों साल, 5 अरब साल पहले जो घटनाएं हुई, पृथ्वी अलग हुई और फिर पहले सरल पदार्थ बने, फिर सरल कार्बन पदार्थ बने। इस प्रकार धीरे धीरे एकत्रित होकर आज नया जीवन उत्पन्न हुआ। ओपरिन की परिकल्पना अनुसार परिकल्पनाओं में सर्वाधिक युक्त संगत है। ओपरिन के अनुसार आदिकालीन समुद्र में कार्बनिक पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गया और प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में इन्हीं पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हुई। ये रासायनिक क्रियाएं पृथ्वी पर पाई जाने वाली परिस्थितियों में संभव थीं, क्योंकि पृथ्वी का वर्तमान वातावरण इसके लिए अनुकूल नहीं है। अतः A.I. ओपरिन के मतानुसार जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों में अध्ययन में पूर्व प्राथमिक पृथ्वी जैसी इसका है अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। प्रारंभिक पृथ्वी जैसे आज दिख रही वैसी नहीं थी। पृथ्वी की आयु लगभग 5 अरब वर्ष मानी जाती है। आदिकाल में पृथ्वी की रचना व इसका वायुमंडल आज जैसा नहीं था। इसकी उत्पत्ति गर्म गैस पिंड से हुई थी। उस समय ब्रह्मांड में तीव्र गति से चक्कर लगा रहा था। इस पिंड के कई भागों में बढ़ जाने से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं ग्रहों में से पृथ्वी एक है। स्पष्ट है प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान थे। पृथ्वी बहुत गर्म थी। उस समय बारिश हुई, ठंडी हुई, फिर बारिश हुई, भाप बन के उड़ी, फिर ठंडी हुई। इस प्रकार पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। ठंडे हुए विभिन्न परमाणुओं के मिलने से साधारण अणु बने। पहले परमाणु थे, परमाणु के संयोग से अणु बने। साधारण अणुओं के संयोग से बड़े अणु
व बड़े अणुओं के संयोग से जटिल अणुओं का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया करोड़ों वर्ष चलती रही और कालांतर में कुछ ऐसे अणु बने जिसे जीव के लक्षण में विद्यमान थे। इस प्रकार से हम देखते हैं, पहले सरल पदार्थ बने, फिर उसका कार्बनिक बने और जटिल बने, फिर और जटिल बने। इस प्रकार की प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। इसके बाद जीवन की उत्पत्ति के कुछ चरण हुए। अब जीवन की उत्पत्ति के साइंस की दृष्टि से 5 चरण मेन हैं, हम उनको देखेंगे। उत्पत्ति के विभिन्न चरण। पहला चरण में रासायनिक विकास। जीवन के उत्पत्ति के चरणों को सुविधा दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा। नंबर 1 रासायनिक विकास। पहला चरण साधारण अणुओं का निर्माण। इसके पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जल, अमोनिया तथा मीथेन जैसे साधारण यौगिक बने। तापमान अधिक होने के कारण ये सब गैस के रूप में ही वायुमंडल में रहे। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। गहरे बादल जल के रूप में पृथ्वी पर वर्षा किए। संपूर्ण भूमि जलमग्न हुई और समुद्र बन गए। अमोनिया तथा मीथेन समुद्र के पानी में घुल गए। नदियों द्वारा लाए गए जल में खनिज लवण की प्रचुर मात्रा में घुले थे। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि प्रथम जीव का उद्भव इन्हीं यौगिकों से समुद्र में हुआ होगा। हम जानते हैं पृथ्वी का प्राचीन जो तापमान था वह हजारों डिग्री था। बादल बरसते गए, पृथ्वी पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वो फिर भाप बन गया, फिर बारिश हुई, फिर भाप बन गए, फिर बादल बरसे, फिर भाप बन गए। इस तरह ये क्रम सैकड़ों हजारों वर्षों चलता रहा। इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन परमाणु संयोग से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जो हल्के परमाणु से बने थे उनसे जल, अमोनिया, मीथेन बन गए। पहले प्राचीन निर्माण ये बने होंगे। बारिश होती गई। अब इससे क्या हुआ, खनिज लवण जो थे बारिश होती गई, बड़े बड़े समुद्र बन गए और पानी बह के चूँकि लास्ट में वहीं जा रहा था, इसलिए खनिज लवण समुद्र में बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में घुले थे। अब यहीं से स्टार्ट हुआ जीवन की उत्पत्ति। अब मीथेन से देखते हैं। मीथेन एक सक्रिय यौगिक है। इसके साथ अन्य यौगिकों की क्रिया हुई जिसके फलस्वरूप अनेक कार्बन युक्त अणुओं का निर्माण हुआ। इन अणुओं के समूह द्वारा अनेक कार्बनिक यौगिक बने और तथा समुद्र के जल में घुल गए। पहले कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, फिर कार्बनिक यौगिक बने और वो कहाँ घुल गए, समुद्र में घुल गए। कार्बनिक यौगिकों का संभवतः प्रारंभिक समुद्र में निर्माण हुआ। उन्होंने जीव की उत्पत्ति में भाग लिया। ये विभिन्न प्रकार के शर्करा, ग्लिसरीन, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल और पिरिमिडीन व प्यूरिन हैं। इन यौगिकों में कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। ये सभी यौगिक संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित हुए। वायु में परमाणुओं के बीच रासायनिक क्रिया होती है और अमोनिया व अन्य यौगिक बने। भाग लिया देखिए, ये दूसरे चरण में हुआ होगा ऐसा अनुमान है। फिर पहले चरण में क्या हुआ, साधारण अणुओं का निर्माण हुआ। दूसरे चरण में कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। तीसरे चरण में देखिए, जब पिरिमिडीन, शर्करा, ग्लिसरीन, वसा बन गए तो जटिल अणुओं का निर्माण हुआ। तीसरा आया जटिल अणुओं का निर्माण। शर्करा के अणु विभिन्न अनुपात में संयोजित हुए और पॉलीसैकेराइड के नए अणुओं का निर्माण हुआ। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, शर्करा के अणु विभिन्न अनुपात में संयुक्त हुए भिन्न, तो उससे क्या हुआ, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन बने। ये सभी पदार्थ 1 दर्जन या उससे अधिक शर्करा अणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बनते हैं। इनका निर्माण जीव की उत्पत्ति में एक आवश्यक चरण है, क्योंकि कोशिकाओं की भित्तियों से गुणों द्वारा ही निर्मित हुए ये ऊर्जा स्टार्च व ग्लूकोज से प्राप्त होती है। दूसरी रासायनिक क्रियाओं में ग्लिसरीन व वसा अम्लों के संयोग से वसा का निर्माण हुआ। इस प्रकार अमीनो अम्ल में प्रोटीन का निर्माण हुआ। जीव विज्ञान में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान था।
अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई कि प्रोटीन निर्माण हो गया। प्रोटीन के अणु रासायनिक जगत के सबसे बड़े अणु समझे जाते हैं। इनका निर्माण एमिनो अम्ल एमिनो एसिड के अणुओं के संयोग से होता है। किसी प्रोटीन में 1,00,000 अणु तक संयोजित होते हैं। सब अपनी जटिलता तथा विभिन्नता के कारण ही प्रोटीन के अणु निर्माण कार्य में अत्यंत कुशल एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं। ऐसे प्रोटीन को उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार प्रोटीन के निर्माण में समुद्र में पाए जाने वाले अणुओं में रासायनिक क्रिया तीव्रता से होने लगी। अब यहाँ पर एक शब्द आया था भी, उत्प्रेरक कैटालिस्ट। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक यह है जो किसी भी रासायनिक क्रिया को प्रभावित करे, या तो उसको बढ़ा दे या उसको कम कर दे। कैटालिस्ट उत्प्रेरक जो क्रिया को बढ़ा दे या क्रिया को कम कर दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है, से हमारे शरीर में एंजाइम निकलते हैं, वो कैटालिस्ट के रूप में ही होते हैं। यहाँ चरण हो गया। फिर चौथा चरण आता है। चौथे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था। चौथे चरण में अणुओं की क्रियाशीलता मीथेन अमोनिया मीथेन अमोनिया व जल के अणुओं की क्रियाशीलता के फलस्वरूप प्यूरीन व पिरिमिडीन बने। इनमें से कुछ का रासायनिक संबंध शर्करा तथा फास्फोरस में से है, और प्यूरीन शर्करा फास्फेट व पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्यूरीन शर्करा फास्फेट व पिरिमिडीन ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइडों के रासायनिक संयोग से सुपर अणु, जटिल सुपर अणु बने, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा गया। न्यूक्लिक एसिड कहा गया। प्रयोगशाला में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो चुका है। हमारे पड़ोस के डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कानपुर के रहने वाले थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोगशाला में न्यूक्लिक अम्ल बनाकर दिखाया था, जिनका प्रयोग था। न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड को एक ज्ञात क्रम में जोड़कर न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण किया। इस महान शोध कार्य के लिए उन्हें सन 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको? हरगोविंद खुराना को, जो कानपुर के रहने थे। ठीक, इस प्रकार 4 चरण पूरे हुए। अब 5वें चरण में क्या हुआ? समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जीवन की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके निर्माण में जीव की उत्पत्ति को एक साकार रूप दिया। रासायनिक संश्लेषण की क्रिया निरंतर होती रही। पॉलीसेकेराइड, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में परस्पर रासायनिक क्रियाएं होती रहीं और न्यूक्लियोप्रोटीन बने। इसके अणु सभी यौगिकों के अणु से बड़े तथा जटिल होते हैं। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन में एक विशेष गुण यह उत्पन्न हो गया कि इसके अणु समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने जैसे प्रोटीन का निर्माण कर सकते थे। ये भी करीब बताया कि खुद तो बनी गए, लेकिन अपने जैसे दूसरे पदार्थों को बना सकने में सक्षम थे। उनमें जनन संभव हो गया, यानी अब वो अपने जिस बना सकते थे, या ये जनरल भाषा में कह लें कि वो अपने वंश को आगे ले जा सकते थे। ये बड़ी घटना थी। पहला बन गया कि आगे कैसे होगा, उसके लिए जनन संभव हो गया। न्यूक्लियोप्रोटीन में मूल की प्रतिलिपि बनाने की क्षमता थी। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या था? मूल से ही प्रतिलिपि, मूल का जीरोक्स किसी रूप में बनने लगा। वो अपने जैसे ही दूसरी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता थी उनमें। जनन के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन की संख्या बढ़ती गई। जनन के कारण संख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन इससे ये क्या पाया भाई, बनेगी तो, लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे आपस में, कहीं भी होता है, जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी किसी चीज़ की, या व्यक्तियों की, जानवरों की, पौधों की, तो उनमें प्रतिद्वंद्विता आ जाती है, एक में नहीं होती है। लेकिन जैसे एक से ज़्यादा होंगे तो इनमें
प्रतिद्वंद्विता आरंभ हुई। इन्हें जो कुछ भी कार्बनिक अणु से प्राप्त होते थे उनके द्वारा ये नए न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करने लगे। समुद्र में कार्बनिक पदार्थों की कमी होने लगी। भाई नए पदार्थ बनने लगे, वो कार्बन से ही बन रहे हैं, तो कार्बन कहाँ से है? समुद्र में से है, तो समुद्र में कार्बन की कमी होने लगी। भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन के संगठन में कुछ परिवर्तन हो गए और इस प्रकार उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन द्वारा नए न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होने लगा। म्यूटेशन क्या है? जो परिवर्तन धीमी गति से सतत कंटिन्यूस फर्मेंट होते रहते हैं, जो सालों बाद सैकड़ों सालों में होते हैं, उन्हें जो चेंज आता है चीज में उसे म्यूटेशन से उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। अब पुराने न्यूक्लियोप्रोटीन में और जो नए न्यूक्लियोप्रोटीन बने, उत्परिवर्तन द्वारा म्यूटेशन द्वारा कुछ चेंजेस होने लगे। प्रतिद्वंद्विता में ये अधिक उपयोगी सिद्ध हुए। प्रतिद्वंद्विता क्या? जब एक ही प्रकार के होंगे तो प्रतिद्वंद्विता आपस में कहाँ पे हो पाएगी? जब कुछ चेंज होंगे, कुछ चेंज संख्या बढ़ेगी और कुछ चेंज के साथ बढ़ेगी तो प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा होगी। इनकी संख्या बढ़ रही थी तो प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ रही थी। अब इसमें प्रतिद्वंद्वी में कुछ अच्छे चेंजेस होंगे, कुछ खराब होंगे, कुछ को आगे ले आएंगे, कुछ को पीछे लाएंगे। अब प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई, चेंजेस हुए, प्रतिद्वंद्विता बढ़ी। अब इसमें प्रतिद्वंद्विता के बाद कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन जो इस प्रतिद्वंद्विता में सफल नहीं हुए वह नष्ट हो गए और जो नए न्यूक्लियोप्रोटीन बने उसमें कुछ विशेष गुण उत्पन्न हो गए। ठीक, जो सफल नहीं हुए तो नष्ट हो गए और जो सफल हो गए, जो न्यूक्लियोप्रोटीन बने उसमें विशेष गुण भी उत्पन्न हो गए। क्यों? तभी सफल हुए। वे समूहों में एकत्रित हो गए। न्यूक्लियोप्रोटीन के अणुओं के ये समूह कार्बनिक अणुओं को शोधित करने में अधिक सफल रहे। इस प्रकार न्यूक्लियोप्रोटीन के उत्विकास से जीव व निर्जीव के बीच की एक कड़ी उत्पन्न हो गई। क्या है? जीव नहीं है, लेकिन ये जीव या निर्जीव के बीच की एक कड़ी, एक नई चीज उत्पन्न हो गई। किसे? न्यूक्लियोप्रोटीन के अणुओं के समूह में एकत्रित होने से एक नई चीज उत्पन्न हो गई जो जीव या निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। कड़ी अर्थात वायरस जैसी एक चीज उत्पन्न हो गई। अब हम कहते हैं सजीव और निर्जीव में क्या होता है? सजीवों की आकार तक किसी सीमा तक परिमाप निश्चित होता है। निर्जीवों की किसी भी आकृति का बनाया जा सकता है, इनके परिमाण कोई सीमा नहीं होती। अब हम हैं, हमारा आकार निश्चित है, हमारा रूप निश्चित है, हमारी हाइट निश्चित है भाई। और ऐसे कोई मेज है तो मेज का आकृति निश्चित है, उसको किसी भी नाप पर छोटा बड़ा बनाया जाता है और उनका परिमाप भी निश्चित नहीं होता। भाई आप 2 फीट की बना लीजिए, आप 20 फीट बना लीजिए। ठीक। नंबर 2, सजीवों में वृद्धि होती है जो आंतरिक रूप से जीव द्रव्य में वृद्धि के कारण होती है। सजीवों में जो वृद्धि होती है, वो लाइफ में जो वृद्धि होती है या किसी प्रकार से जो वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है, उसको बाहर से नहीं बढ़ाते हैं, उसको आंतरिक साइटोप्लाज्म से जीव द्रव्य से वृद्धि अंदर से होती है। निर्जीवों में वृद्धि पदार्थ या बाहरी सतह पर जमने के कारण होती है। नंबर 3, सजीवों में उत्तेजनशीलता होती है। किसी पिंच होने पर चोट काटने हम अपना पैर पीछे करते हैं, जबकि निर्जीवों में उत्तेजनशीलता नहीं होती है। हम गुस्से में उत्तेजित हो जाते हैं, खुशने पे होते हैं, पैर में कोई पिंच हुआ है हम पैर पीछे खींचते हैं। तो सोते हुए भी हमें उत्तेजनशीलता होती है। ठीक, निर्जीवों में उत्तेजनशीलता नहीं होती। सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है। अभी हमने पढ़ाया कि न्यूक्लियोप्रोटीन जब बने तो वो अपने जैसे रूप प्रोटीन के बाद अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की क्षमता उनमें आ गई। तो सजीवों में ये प्रजनन की क्षमता होती है, जनन की क्षमता होती है। भाई हमारा आज हम 2 लोगों पर 4 लोग होंगे, परिवार बढ़ेगा। निर्जीवों में प्रजनन क्षमता नहीं होती। अगर एक में से तो एक ही रहेगी, 2 लोग 2 ही रहेंगी, उसमें आपका कोई रोल नहीं। ठीक है, गुड बाय। आज की क्लास समाप्त होती है। कैसा लगा जरूर कमेंट करें। पहली क्लास है, हो सकता है कुछ कम समझ में आ रहा हो, मैं प्रयास करूंगा इसको और बेहतर करने की। आप हमारे साथ दीजिए, मैं ज़रूर इसको अच्छा से करूंगा।
ओके बाय, गुड डे।